नमस्कार। आज बात भारतीय राजनीति में आए एक बड़े भूचाल की, और इस भूचाल के सेंटर में है आम आदमी पार्टी। तो चलिए आज इसी पूरी राजनीतिक उठापटक की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। सोचिए, एक लाइन मैं सही आदमी गलत पार्टी में हूं। कहा जा रहा है कि ये शब्द राघव चड्ढा के हैं और बस इसी एक लाइन ने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ड्रामे की नींव रख दी। और इस ड्रामे का क्लाइमैक्स वो था ये आरोप कि आम आदमी पार्टी के 7, जी हां 7 सांसद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। बस यही वो खबर थी जिसने सबको सच में चौंका कर रख दिया। तो आखिर ये चौंकाने वाला बदलाव हुआ कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे हो गया? लेकिन यहां एक सवाल उठता है, रुकिए, ये मुमकिन कैसे है? आमतौर पे तो अगर कोई सांसद पार्टी बदलता है तो उसकी सीट चली जाती है ना? तो फिर ये 7 सांसद अपनी मेंबरशिप बचाने में कामयाब कैसे हुए? चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब छिपा है एक कानूनी दांव पेंच में, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे कहते हैं 2/3 का नियम। अच्छा, इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1985 में तब आया था दल बदल विरोधी कानून। अब ये कानून लाया क्यों गया था? ताकि कोई भी सांसद अपने पर्सनल फायदे के लिए हॉर्स ट्रेडिंग ना कर सके, पार्टियां ना बदल सके, क्योंकि जाहिर है इससे चुनी हुई सरकारों के गिरने का खतरा बना रहता था। और दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया। देखिए, पहले क्या होता था, अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सांसद भी एक साथ पार्टी छोड़ देते तो उनकी सीट बच जाती थी। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है 2/3। तो चलिए अब इसी नियम को आम आदमी पार्टी वाले केस पर लगाकर देखते हैं। संसद में एएपी के टोटल सांसद कितने हैं? 10। और खबरों के हिसाब से पार्टी कितने सांसदों ने छोड़ी? 7। अब जरा इसका गणित समझते हैं। 10 में से 7, ये कितना हुआ? 70%। और कानून के हिसाब से सीट बचाने के लिए कितना चाहिए? 2/3, मतलब करीब करीब 66.7%। तो 70% जो है वो इस मैजिकल फिगर से ज्यादा है। और बस यही वो लूप होल है जिसकी वजह से कानूनी तौर पर इन सांसदों की सदस्यता बच सकती है। तो ये जो दल बदल हुआ है, ये सिर्फ कुछ सांसदों का फैसला भर नहीं है। असल में ये उस भारी प्रेशर को भी दिखाता है जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पिछले कुछ समय से झेल रही है। देखिए, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो खुद एक लंबी कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं। पहले मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर निचली अदालत से तो उन्हें राहत मिल गई, लेकिन सीबीआई इस फैसले के खिलाफ पहुंच गई हाईकोर्ट। और अब मामला इस बात पे अटका है कि केजरीवाल चाहते हैं जो मौजूदा जज हैं वो उनके केस से हट जाएं। अब केजरीवाल ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कुछ वजह भी बताई हैं, जैसे कि जज आरएसएस से जुड़े वकील ग्रुप्स के प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, उनके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और यही जज साहिबा पहले भी उनकी एक अपील खारिज कर चुकी हैं। तो नतीजा क्या हुआ? जज ने खुद को केस से हटाने वाली याचिका खारिज कर दी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप पर कानूनी तलवार अब भी लटकी हुई है, और ये बात यकीनन पूरी पार्टी को कमजोर करती है। अच्छा, अब कहानी के उस किरदार पर फोकस करते हैं जो इस पूरे एपिसोड के सेंटर में रहे हैं, राघव चड्ढा। आखिर उनके और पार्टी के बीच ये दूरियां बढ़ी कैसे? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जो पार्टी के लिए एक मुश्किल वक्त था, तब राघव चड्ढा लंदन में थे। इसके बाद पार्टी ने उनकी सीट किसी और को दे दी, और फिर सबसे बड़ा मोड़, एक ही दिन पंजाब की सरकार उनकी सिक्योरिटी हटाती है और केंद्र सरकार उन्हें G+ सिक्योरिटी दे देती है। ये सब जो हो रहा था, ये एक साफ इशारा था। सिर्फ यही नहीं, और भी कई इशारे मिल रहे थे। कहा जा रहा था कि वो पार्टी लाइन से ज्यादा अपने पर्सनल पीआर पर फोकस कर रहे थे, बीजेपी की आलोचना करने वाले टॉपिक से बच रहे थे, यहां तक कि पार्टी मीटिंग से भी दूर थे। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। तो ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं रह जाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना इंडियन ऑपोजिशन की बड़ी पिक्चर के बारे में भी कुछ कह रही है? इस मामले में जो सोर्स का एनालिसिस है वो एक बहुत ही गंभीर बात की तरफ इशारा करता है। उसके मुताबिक बीजेपी का एजेंडा सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत बनाना नहीं है, बल्कि एक विपक्ष मुक्त भारत बनाना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पैटर्न सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं है। सोर्स महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने का, बंगाल में टीएमसी पर पड़ते दबाव का, और बिहार में जो लीडरशिप में बदलाव हुआ, उन सबका हवाला देता है।
तर्क ये है कि अलग अलग राज्यों में एक ही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि किसी भी तरह विपक्ष को कमजोर किया जाए। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये सब जो हो रहा है वो महज एक पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, राजनीति का एक सामान्य हिस्सा जहां पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, या फिर ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।